Very good morning, friends, and welcome to our डिस्कशन सीरीज नंबर 4 बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि आपके ये डिस्कशन जो ये 4th टेस्ट का डिस्कशन है। इको बीसीके के लिए आपके टेस्ट हुए और आपने टेस्ट में क्या परफॉर्म किया ये रिजल्ट्स आपके सामने है। मगर जो परफॉर्मेंस आपको अभी दिख रहा है ये सिर्फ एक क्लू होता है, ये कंक्लूजन नहीं होता है। कंक्लूजन जो है वो आपके मेहनत पर डिपेंड करेगा और वो आपके करेक्टिव एक्शंस पर डिपेंड करेगा। तो अभी से इस टेस्ट सीरीज का अगर आपको 100% फायदा उठाना है तो करना क्या है, इस टेस्ट सीरीज में आपको जो भी क्वेश्चंस जमते हैं वेरी गुड, जो नहीं जमे उसको गोल मार्क करना है। और अगर आपको कुछ बातें फिर भी नहीं समझी सॉल्यूशन के आंसर की को देखकर, ये आंसर दिख रहा है आपको मगर समझ नहीं रहा है कि वो ये आंसर क्यों है, तो मेरे एक्सप्लेनेशंस के बाद वहां पर कुछ ना कुछ लिखना चाहिए आपने फिर, ठीक है, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप वो सब पढ़ लो एक बार, ठीक है। क्वेश्चंस इजी होते हैं, सिर्फ वर्डिंग अलग होते हैं, बाकी कुछ नहीं, आपको समझ ही जाएगा आज के डिस्कशन के बाद भी। लेट अस स्टार्ट एवरीवन। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑप्शन डी एवरीबडी, B as well as C. What is B? It involves practical application of economic theory in the business decision making. Incorporate all tools from multidiscipline. बराबर। तो मल्टीडिसिप्लिनरी बोलते हैं और प्रैग्मेटिक इन अप्रोच बोलते हैं। ये दो वर्ड्स को मैंने एलॉबरेट करके ये बना दिया, समझ लो आप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, इट इज एब्स्ट्रैक्ट अप्लाइज द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्यों गलत है? क्योंकि मैक्रो भी होता है, भले मेजरली माइक्रो होता है बट मैक्रो भी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, with a view to increase his production, this person manufacturer of shoe increases all factors of production in his units by 100%, but at the end of the year he finds that instead of increasing the production by 100%, his production increased only by 80%. So which law of returns to scale is operating in this case? Yes, B is the correct answer. Decreasing returns to scale, because input का proportion ज्यादा था और output का proportion कम था. Next, question number 3. Business cycle is contagious and dash in character. International in character, because हमने देखा ग्रेट डिप्रेशन 1930 के, हमने देखा Y2 या हमने देखा यूएस सबप्राइम क्राइसिस जिसको 2008 का क्राइसिस बोलते, वो सब क्राइसिस सब जगह फैल गए। तो ये कौन से कैरेक्टर के हो गए? इंटरनेशनल कैरेक्टर के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गुड्स विच कैन बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस इज कॉल्ड एज ड्यूरेबल गुड्स। अच्छा, 4 स्किप हो गया। डिमांड फॉर इंटरमीडिएट कंजम्पशन अराइजेस इन ऑल प्रोड्यूसिंग सेक्टर। डी इज द करेक्ट आंसर। 4th क्वेश्चन का आंसर डी है। क्या होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन? जो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। तो ऑब्वियसली कौन कंज्यूम करेगा उसे? प्रोड्यूसिंग यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन बोलता है गुड्स विच कैन बी कंज्यूम मोर देन वंस, दे आर कॉल्ड एज ड्यूरेबल गुड्स। अभी इससे इजी क्या क्वेश्चन आएगा आपको? आप बोलते हो हार्ड था पेपर, है ना? हाँ। नेक्स्ट, storing harvested food grain for use till the next harvest is an example of creation of time utility, because you are storing to consume it for the future. तो ये क्या बन गया? टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट, इफ टीपी डिक्रीज एमपी विल बी डैश नेगेटिव। बी इज द करेक्ट आंसर। कौन से लॉ पर बेस्ड है ये? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, करेक्ट। तो ये कहां होता है ऐसा? स्टेज 3 में होता है, स्टेज 3 में होता है। टीपी डिक्रीज एमपी नेगेटिव, याद आ रहा है क्या? 8th क्वेश्चन, increase in the price of factors of production due to expansion in industry creates external diseconomies. Why external? Because यहाँ पे इंडस्ट्री की बात चल रही है। Why diseconomies? Because प्राइजेस बढ़ने की बात चल रही है फैक्टर्स के, तो फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। समझ गए क्या? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी एवरीबडी। 9th क्वेश्चन, the level of business and commercial knowledge, that is commercial awareness, may be regarded as BC के quotient,
ये आप अगर मॉड्यूल पढ़ोगे तो आपको समझेगा बराबर से। बीसी के क्वेश्चन बोलते हैं इसे। कमर्शियल अवेयरनेस मतलब आसपास क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी रखना, इसको बीसी के क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन मतलब यू कैन समझ ले कि बिजनेस कमर्शियल अवेयरनेस का दूसरा वर्ड है क्वेश्चन। अवेयरनेस का दूसरा मतलब है क्वेश्चन, ऐसे समझ लो कि भाई तुम बिजनेस वर्ल्ड की पूरी जानकारी रख रहे हो। जो बोलते हैं ना ये लोग फोर्ब्स मैगजीन, बिजनेस मैगजीन्स पढ़ो, बिजनेस पेपर्स पढ़ो, तो ये बीसी के क्वेश्चन के लिए बोलते हैं तुमको। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ट्राइज टू लुक फॉर सम एवेन्यूज to look for feedback process during public policy. This process are known as policy reform, मतलब पॉलिसी में चेंजेस। करेक्ट। तो गवर्नमेंट क्या देखता है, आसपास आपके फीडबैक मांगता है कि करंट पब्लिक पॉलिसी के बारे में आपके क्या फीडबैक है, बिकॉज उनको लगता है कि इस पॉलिसी में कुछ चेंज लाना चाहिए। जब पब्लिक थोड़ी खुश नहीं होती है कोई पॉलिसी से तो ऐसा किया जाता है। ठीक है। 11th वन, माइक्रो इकोनॉमिक्स is concerned with all of the above. It is concerned with consumer behavior, product pricing, factor pricing. हमारे सिलेबस में फैक्टर प्राइसिंग नहीं है, प्रोडक्ट प्राइसिंग भी है, कंज्यूमर बिहेवियर भी है, और इसलिए ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। Which of the following is incurred first? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है? जो तुमने एसेट बाय करने के वक्त पे किया है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, तो वो पहले पे होगा। तभी तो फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे होगा जब उसको चेंज करोगे तब। रियलाइज्ड वैल्यू जब बेचोगे तो आएगा। तो ये सब तो बात की बातें है ना। यस। 13th, रिसोर्सेस रेफर्स टू व्हाट? ओनली प्रोडक्टिव रिसोर्स। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप, ऑब्वियसली हम रिसोर्स उसी को बुलाते हैं जो प्रोडक्टिव नेचर का होता है। 14th वन, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जनरली फाउंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच गुड्स? लग्जरी और क्वासी लग्जरियस गुड्स। व्हाट इज क्वासी? सेमी लग्जरियस, तो थोड़े लग्जरी में आते हैं। राइट। अब आप बोलोगे लग्जरी क्या है और सेमी लग्जरी क्या है, तो लग्जरी कैन बी आईफोन, सैमसंग फोन, सेमी लग्जरी कैन बी नॉर्मल एनी स्मार्टफोन। यस और नो? 15th वन, ये देखो अभी डॉल्फी टेक्निक। ये डॉल्फी टेक्निक जो है इसका तो मॉड्यूल में एक प्रॉपर डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन है। आपने देखा कभी? आपको मैंने बोला रहेगा, काफी बार बोला है कि एक बार वन टाइम रीडिंग ऑफ मॉड्यूल मस्ट है, और इसीलिए हमने नोट्स में 100% कवरेज नहीं रखा है, 5-10% जानबूझ के छोड़ा है। अगर मैं नोट्स में पूरा कवरेज कर दूं तो आप मॉड्यूल को छुओगे भी नहीं। जब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि 5-10% छोड़ा है, 5-10 भी नहीं, एक्चुअली वो 2-3% है, बट वो छोड़ा इसलिए ताकि आप मॉड्यूल पढ़ो। तो उसमें ही आता है डेल्फी टेक्निक। तो डेल्फी टेक्निक tools used by Delphi technique to forecast demand based on expert opinion. All of the above आएगा। डेल्फी टेक्निक में क्वेश्चनर होता है, इंटरव्यू होता है, फीडबैक होता है। तो डेल्फी टेक्निक क्या है ये एक बार मॉड्यूल से नहीं पढ़ा रहेगा तो पढ़ लेना। ठीक है। गोल्ड माइंस इज एन एग्जांपल ऑफ विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड। बाय फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। बराबर। नेक्स्ट, if AP curve depicted on the graph with quantity on x-axis, AP will not go below x-axis because AP never becomes zero, never go negative. एक ही कर्व जो नेगेटिव जीरो जाता है, MP कर्व। करेक्ट। क्योंकि गोल्ड माइन तुम प्रोड्यूस नहीं करते। हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस फॉर वेल्थ ही होता है आगे। हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तुम फर्दर वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज करते हो, बट जो कैपिटल होता है वो प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन होता है। गोल्ड माइन तुम प्रोड्यूस नहीं करते हो, गोल्ड माइन इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। बस तुम माइनिंग करके गोल्ड को बाहर निकालते हो। करेक्ट। नेचर्स गिफ्ट क्या बन गया? लैंड। मैन मेड फैक्टर क्या बन गया? कैपिटल। 18th वन, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द कॉस्ट फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, कॉस्ट पर यूनिट मतलब एवरेज कॉस्ट, टीसी टोटल कॉस्ट, ये दोनों तो क्या बन गए? डिपेंडेंट बन गए आपके आउटपुट पर, बट टाइम पीरियड ये इंडिपेंडेंट है। किसने बोला ऐसा?
हमने जब प्रोडक्शन की बात की तब हमने पहला टाइम पीरियड ही देखा अल्फ्रेड मार्शल द्वारा, 4 क्लासिफिकेशन टाइम पीरियड के, वेरी शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन। उसके बगैर मैं आपको प्रोडक्शन सिखा ही नहीं सकता हूँ। जैसे ही 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आए, उनके बाद अपन ने क्या किया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे जाने के पहले क्लासिफिकेशन देखा, शॉर्ट रन किसको बोलते, लॉन्ग रन किसको बोलते। तभी तो मैं आपको क्लास में ये बोल पाया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन के लिए एप्लीकेबल है और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन के लिए एप्लीकेबल है। बराबर है कि नहीं? शॉर्ट रन इज नॉट अ लेस देन 1 ईयर। व्हाट इज इट इन इकोनॉमिक्स? अकॉर्डिंग टू टाइम एलिमेंट। फिर क्यों नहीं बात की अपन ने इसका? ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जब तुम कॉस्ट को स्टडी करते हो तब कॉस्ट के अंदर इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है। तो ऑब्वियसली आउटपुट पे डिपेंडेंट होता है आपका टोटल कॉस्ट, आपका एवरेज कॉस्ट, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन गए। मगर टाइम एलिमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है। 19th वन, which of the following brand is not owned by Tata? B natural is not owned. इसका मतलब at the same time you should also understand Titan, Sonata and Soltus, they are owned by टाटास। अब बोलोगे आप क्या ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है क्या? द आंसर इज यस, आता है। एक हाथ दो क्वेश्चन ऐसे रहते, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। अगर आता है वेरी गुड, नहीं आता है तो वेरी वेरी गुड, कोई टेंशन नहीं लेने का इसका। 1-2 मार्क्स वैसे भी कोई मैटर करते क्या? उसके टेंशन में तुम 98 खो दो तो ये ज्यादा मैटर करता है, तो वो कभी नहीं होना चाहिए। 20, how many members, number of members of SEBI are from RBI? Only one, ओनली वन। अभी ये सस्पेंस अकाउंट जैसे हो गया ना, ये क्यों? क्योंकि ना सीसीआई वगैरह में भी मेंबर्स है, इधर भी मेंबर्स है, तो एक समरी ड्रॉ कर लो बस, ठीक है। 21, Mr. Satish hired a business consultant to guide him for the growth of his business. The consultant visited his factory and suggested some changes with respect to staff appointment, loan availability, and so on. Which approach is that consultant using? Micro, because he is focusing only on his individual unit. कितना सोपा क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन ही बड़ा था बस, समझे। 22nd, if fixed cost is plotted on a graph taking output on x-axis and on cost on y-axis, the fixed cost will be represented by स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इतना बड़ा क्वेश्चन से अगर मैं ऐसा भी पूछूं कि ये जो आपका टीएफसी का जो शेप है वो क्या है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होता है। बट सिर्फ यू इफ टेकन दिस ऑन एक्स एक्सिस, दिस ऑन वाई एक्सिस, थोड़ा सा आपको लगता है कि टफ कुछ तो भी है। ओके। 23rd, distribution and sharing of national income product relates to the problem of for whom to produce। क्योंकि जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो वो किसको मिल रहा है? ऑब्वियसली जिसके पास इनकम है उसी को मिलेगा ना। यस, सो फॉर whom to produce, सी इज द करेक्ट आंसर। फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड is the art and science of predicting probable demand for the product at some future price। क्योंकि एक्चुअल डिमांड तो प्रोडिक्ट कर ही नहीं सकते ना, आप थोड़ा ना भविष्यवाणी कर रहे हो। एक्चुअल डिमांड पॉसिबल ही नहीं है, मगर नजदीक वाला आंसर लगता है एक्चुअल, है ना। कितने लोगों ने ए टिक किया इसको? टोटल डिमांड किया, अच्छा। तो कभी कभी है ना, क्वेश्चन में स्किल सेट नहीं होते, ऑप्शन में भी स्किल सेट होते हैं हमारे पास, है ना। नेक्स्ट 25th, ग्राफिकल मेथड इज ऑल्सो नोन एज फ्री हैंड प्रोजेक्शन मेथड। अब देखो ये कुछ कुछ बातें ऐसी है जिसके लिए आपको समरी ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। उसमें से ये अलग अलग नाम, जैसे हम एमसीक्यू के थ्रू जो इस कंटेंट रिलेटेड देख रहे हैं ना, डिमांड फोरकास्टिंग वगैरह, इसके हद तक आपको थोड़े एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, इसको चार्ट बुक में डालना पड़ेगा ताकि आप एक दिन पहले ये भी रिवाइज कर लो, अगर मैंने नहीं डाला होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट 26th, as a factor of production labor is perishable, this means that a days labor lost cannot be completely recovered subsequently, मतलब बाद में labor lost or for a day is lost forever। but B क्या लिखा है? every human being is mortal वगैरह, one or the other day they will die। yes। 27th, AP of labor is maximized when the MP of labor
equals the AP of labor, because MP curve cuts the AP curve from above at AP's highest. बराबर. Next 28th. A product can be produced using two inputs combination A and B. Combination A takes 2 units. अभी देखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्चुअली. किसी ने लिखा क्या अच्छे से? इसके बारे में आपको जानकारी लिखनी पड़ेगी ताकि आप थोड़ा सा क्लियरली इसका ये करो. कॉम्बिनेशन ए बताओ क्या है? 2 यूनिट्स ए के लेबर के. अच्छा, ए के अंदर 2 यूनिट्स लेबर के. लेबर के 2 और कैपिटल के 8. कॉम्बिनेशन बी बताओ. लेबर के 3, कैपिटल के 5. अब आप बताओ, आपने इधर 1 यूनिट लेबर का बढ़ाया, मगर उसकी वजह से यहां पर 3 का कम हो गया ना. उसी पर क्वेश्चन बेस्ड था शायद. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? 3. एवरीबडी, सी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो कॉम्बिनेशन बी टेक्स 3 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल. व्हाट इज द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन? मतलब एक को बढ़ाकर दूसरे को तुम कितना सब्सटीट्यूट कर रहे हो, मतलब कम कर रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट 29th. another. where is the headquarter of Infosys Limited? बेंगलुरु. सी इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, मुंबई इस बार इसलिए नहीं दिया क्योंकि इन्फोसिस है ना वो. इनफैक्ट पुणे सोच रहा था मैं, बट मेरा ठीक है. 30. the form of privatization where government keeps hold of responsibility and private enterprise handles the management of it fully or partly. this is known as delegation, क्योंकि वो delegate किया जा रहा है authority. correct. 31. the concept of socialist economy was preponed by both A and B. ये अपने पीपीटी के हेडिंग पर लिखा हुआ था. अपन ने क्लास में जो पीपीटी ड्रॉ देखा था उसमें लिखा था कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स. यस, एंजल्स कर्व, लॉर्ड एंजल बोलते हैं जिसको. नेक्स्ट 32. which of the following curve never touch either of the axis but is downward? एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व. याद आया आपको? ये इजी था एकदम. मिक्स्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय all of the above. existence of private public joint sector. प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं, रीजनली बैलेंस्ड होता है ये, क्योंकि जहां प्राइवेट वाले इंटरेस्टेड होते हैं वो अर्बन है, तो गवर्नमेंट क्या करता है? रूरल डेवलपमेंट के लिए खुद जाता है. फिर बेस्ड ऑन दिस डायग्राम यू हैव टू आंसर 5 क्वेश्चंस गिवन बिलो. और ये डायग्राम अच्छे से देखा आपने? तो इस डायग्राम को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? ये डायग्राम किस पर बेस्ड है? कंज्यूमर सरप्लस पर बेस्ड है. ओके. In the above diagram, market price at equilibrium level is given by OA. at equilibrium OA प्राइस दिख रहा है आपको? yes. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35th. in the above diagram, consumer attains equilibrium by consuming how many units? OC. because equilibrium क्या होता है मालूम है ना? OC पर equilibrium क्यों आएगा? because B is the equilibrium point. because at B what he is willing to pay and what he actually pays is same. consumer surplus का concept. next 36th. in the above diagram, consumer's total utility is given by area under OMBC. I hope ये सब easy है. हाँ. 37th. in the above diagram, the total price paid by the consumer is given by OABC. total price paid is nothing but price per unit into quantity. price per unit into quantity. तो प्राइस पर यूनिट कितना था आपका? OA था शायद, है ना? एंड ये OC. तो पूरा एरिया आ जाएगा फिर वो. समझा क्या? नेक्स्ट 38th. in the above diagram, consumer surplus is given by वो ऊपर वाला पोर्शन, बचा वाला पोर्शन क्या रहेगा? वो AMB. when did Microsoft begin its business in India? 19
90। एवरीबॉडी, मैंने आपको बोला था फॉरेन कंपनीज इंडिया में कब आती है इंपॉर्टेंट है, पढ़ाते वक्त भी बोला था आपको। नेक्स्ट, सब्सिडरी ऑफ सिडबी दैट एनेबल्स फास्टर रियलाइजेशन ऑफ रिसीवेबल्स बाय एमएसएमईज। आरएक्स आईएल इज द करेक्ट आंसर। गूगल आउट कर दिया शायद आपने, नहीं आंसर शीट में। अच्छा, अभी सिंपल है। सिडबी किसके लिए? सिंपल है मतलब आंसर सिंपल नहीं, कंसेप्ट सिंपल है, आंसर तो ऑफकोर्स आपको देखना पड़ेगा। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? एमएसएमईज को हेल्प करेंगे, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को हेल्प करेंगे। अब सिर्फ इतना है कि उनका एक स्पेसिफिक ब्रांच, एक सब्सिडरी होता है जो सिर्फ रिसीवेबल का फास्टर कलेक्शन देखता है। जो एमएसएमई क्लाइंट्स है उनके, उनका रिसीवेबल कितने जल्दी अच्छे से रिसीव हो जाए, उसके लिए उनको हेल्प करता है फैक्टरिंग सर्विसेज देकर। फैक्टरिंग सर्विसेज क्या होती है ये तुम इंटर में पढ़ोगे, एफएम में। बट फैक्टरिंग सर्विसेज देता है कौन? देता है ये RXIL देता है। तो दैट विल बी सब्सिडरी ऑफ सिडबी, रिमेंबर, ठीक है। RXIL का मुझे भी याद नहीं फुल फॉर्म क्या है, बट वो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सब्सिडरी ऑफ सिडबी RXIL स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो देख लेना एक बार, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी का कुछ भी नहीं पूछने का रहता है, बाकी का कुछ भी हो सकता है। मुद्रा, मुद्रा एक स्कीम है एक्चुअली गवर्नमेंट की, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following may be considered as rational of law of demand? Price effect, which has two effects, income effect and substitution effect. In market structure, demand curve is also known as average revenue curve. Everyone, ये पेपर में ऐसा प्रिंट हुआ है आपका ऊपर नीचे? नहीं ना, थोड़ा हिल गया इधर फॉर्मेट शायद। यूटिलिटी इज subjective concept because differs from person to person, time to time also. Next, decrease or fall in the price of complementary goods leads to increase in demand, everybody. तो उसको expansion क्यों नहीं बोलते? Because वो main goods के price की वजह से नहीं होता, समझे कि नहीं? other factor है ना फिर वो। biometric method has dash approach, holistic approach, ये शायद एक और बार रिपीट के तौर पे आया है, मतलब अपन ने क्लास में डिस्कस किया था, आपको याद होगा तो। बायोमेट्रिक मेथड हैज होलिस्टिक अप्रोच, मतलब ऑल इंक्लूसिव अप्रोच, सब देखकर होता है। नेक्स्ट, इफ रिसोर्सेस आर लाइंग आइडल इट विल कॉन्स्टिट्यूट वेल्थ। व्हाई? एग्जैक्टली, जब तक रिसोर्सेस प्रोडक्शन में यूज नहीं होते उसे आप कैपिटल नहीं बोल सकते, वो वेल्थ है सिर्फ। तो एक सेंटेंस अपन ने जो क्लास में डिस्कस किया था बस, ऑल कैपिटल इज नॉट वेल्थ, सॉरी इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल, उस पे बेस्ड है अभी ये। वो समझा रहेगा तो ये बराबर समझा रहेगा आपको। नेक्स्ट, 47th, which one of the following is the reason for operation of law of increasing returns? All of the above. increasing returns तो आपको डिवीजन ऑफ लेबर से भी आते हैं, इफेक्टिव यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर से भी आते हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन से भी आते हैं, क्योंकि एक पर्सन एक ही काम करेगा तो उसमें वो स्पेशलाइज होगा। 48, if land is owned by entrepreneur, rent is implicit cost, खुद को रेंट नहीं देगा ना वो, मगर किसी और को रेंट पे देगा तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस होगा उसका। who was the founder of Walmart? Sam Walton आना चाहिए। वॉल ऐसे याद रखा है, अगली बार ऑप्शंस देखना। 50, IFCI was established in which year? 1948. IFCI incorporation year is 1948। अगर समरी नोट्स में कहीं नहीं रहेगा तो लिख दो, ठीक है। 51, to know the base price and quantity, which method of elasticity is used? पॉइंट इलास्टिसिटी में, मुझे लगा इसलिए ये क्वेश्चन डाला मैंने, क्योंकि पॉइंट इलास्टिसिटी में आप सिर्फ यू कैन से अ सर्टेन पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर करते हो, ठीक है। मगर आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर अगर आपके पास बेस प्राइस और बेस क्वांटिटी मिसिंग रहेगा तो एटलीस्ट आपके पास न्यू क्वांटिटी न्यू प्राइस है ढूंढने के लिए कि बेस प्राइस क्या है।
और अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली इसको समझाऊं तो आपको याद होगा, तो इसका डायग्राम ऐसा था, इन दो पॉइंट्स के बीच आप निकाल रहे हो, ये आर्क था, याद है? तो अब ये ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी ढूंढने के लिए मेरे पास न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी अवेलेबल है ना, एटलीस्ट, तो आई हैव अ चांस टू फाइंड द ओरिजिनल प्राइस एंड क्वांटिटी एटलीस्ट. But when we say demand, you can say point elasticity, you are measuring elasticity as this at this point. So what you have is this. तो मिसिंग क्या है? वही है जो अवेलेबल है. तो ढूंढोगे कैसे बेस को फिर? मतलब पॉइंट मेथड में आपके पास P और Q है, यही मिसिंग है और इसी को ढूंढना है, कैसे पॉसिबल है? समझे? मगर ये आर्क मेथड है, इसमें आपके पास सिर्फ P और Q नहीं है जो मिसिंग है, आपके पास P1 Q1 गिवन है, तो एटलीस्ट आप P और Q ढूंढ पाओगे, बेस प्राइस बेस क्वांटिटी ढूंढ पाओगे. इसका करेक्ट आंसर आएगा आर्क. मैक्सिमम जनता इधर फेल हो गई, कोई बात नहीं, फेल तो इधर ही होना है अपने को, एग्जाम में नहीं होना है ना. जो भी रॉन्ग आ रहे इधर आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 52. If a firm under monopoly wants to sell more, its average revenue curve will be dash line. Downward sloping because जब डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन पहली बार ड्रॉ किया था अपन ने परफेक्ट के बाद, तभी मैंने आपको बोला था कि टू सेल मोर ही हैज टू डिक्रीज द प्राइस. याद आया? नेक्स्ट 53. Which one of the following is the assumption of law of DMU? कंटिन्यूअस कंजम्पशन, जिसको सक्सेसिव कंजम्पशन भी बोलते हैं, बराबर. Elasticity of demand is measured in case of all of the above. It is measured in case of changes in the price of the commodity, changes in the price of related commodities and income, because we are specifying their elasticity of demand, not price elasticity. Elasticity के कितने टाइप से? 4, 3 लिखे यहाँ पर. Supply of a commodity is a flow concept. बीच बीच में आपका ऐसा मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? फिर भी बोध किया तूने? अच्छा हाँ, उतना तो देना पड़ेगा ना एटलीस्ट. 100% consumption economy, C, cannot have any capital formation because capital formation के पहले स्टेज में ही उनका आंसर 0 आ जाएगा. What was capital formation का पहला स्टेज? सेविंग. तुम 100% कंजम्पशन कर रहे हो तो सेविंग तो 0 हो जाएगा. सेविंग का फॉर्मूला क्या है? Y माइनस C, जितना C उतना पूरा Y का जितना C है ना, तो S तो 0 आएगा, सेविंग ही 0 आएगा, कैपिटल फॉर्मेशन ही 0 हो जाएगा. एंड दूसरा, विल बी स्टैटिक, कैन नॉट ग्रो. स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, जिस लेवल पे उसी लेवल पे रहेगा, ग्रो नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है ना, तो ग्रोथ कहां से होगा? 57. इन द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, MP and AP both remain positive. Which stage? Diminishing returns. अब diminishing returns मतलब सेकेंड स्टेज आता है, नेगेटिव रिटर्न मतलब थर्ड स्टेज आता है. outlay cost involves cash payments. Simple. By what name the education and stationery products of ITC are known? क्लासमेट. अब ये तो तुम यूज भी करते हो, तुमको पता होना चाहिए, इसलिए ये डाला है. यूज तो हम कैमल भी करते सर, है ना, बट एटलीस्ट कौन सी कंपनी का ये तो पता होना चाहिए ना अपने को. 60. A situation in which a situation in a market in which the seller independently strive for the buyer's patronage in order to achieve certain business objective. Competition है. Situation in which sellers independently strive for buyer's patronage, मतलब बायर उसकी तरफ बार बार खींचे आए, उसके लिए सेलर कुछ अलग करते रहता है टू अचीव सर्टेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव. ऑब्वियसली रिकरिंग बेसिस पर सेल्स होगा तो प्रॉफिट होगा, तो इसे क्या बुलाएंगे हम लोग? कंपटीशन है ना ये तो. 61. डिमांड फोरकास्टिंग बाय मींस ऑफ आस्किंग कस्टमर व्हाट दे आर गोइंग टू बाय comes under survey of buyer's intention. What you are going to buy is buyer's intention का survey. Abnormal profit exists in the long run only under monopoly, of course. Monopolistic में many sellers है, perfect में भी many sellers है.
ऑलिगोपोली में तो फ्यू सेलर्स है, हाई प्रॉफिट है. Which approach does human satisfaction, sorry, that suggests human satisfaction is a psychological phenomena and cannot be measured quantitatively in monetary terms. ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है ये कि भाई यूटिलिटी जो है वो सिर्फ साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसको आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते. 64 if demand for a commodity is dash, either burden of indirect tax will fall on the consumer. Entire burden. Perfectly inelastic. Why? Because perfectly inelastic के केस में वो डिमांड चेंज नहीं कर सकता. तो अगर प्राइस बढ़ जाए तो उसे उतना ही डिमांड हायर प्राइस पे बाय करना पड़ेगा. तो एंटायर बर्डन उसी पे शिफ्ट हो रहा है ना. समझे? $65. Generally, higher the price of the product, higher will be the profit of producing. अरे बाप रे बाप रे, सप्लाई का बेस था ये. हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, क्योंकि हायर द प्रॉफिट. तुमने क्या लिखा? डिमांड में ये सुना नहीं है, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है जनरली. हाँ, बट ऐसा अपन ने कौन सा लॉ स्टडी किया इधर जिसमें वो आता है टैक्सेस का? जनरली मतलब ऐसा नहीं होता है जनरली. अरे सिंपल है, तुम्हारे पास एक लॉ ऑफ सप्लाई है जो बोलता है हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, विद द सेम लॉजिक बिकॉज हायर द प्रॉफिट. मुझे क्या कस्टमर को ज्यादा खर्चा कराने में इंटरेस्ट नहीं है भाई. मुझे जब महंगा चीज बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, इसलिए मुझे महंगी चीज बेचनी है. समझे? 66 real capital formation requires all of the above. Entrepreneur class which is prepared to bear the risk, economic and industrial policy in which investment is given initiative, and inducement to invest मतलब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, प्रोस्पेक्टिव रेट ऑफ प्रॉफिट्स बढ़ते रहे. इसलिए तो ये सभी के सभी जो है वो रियल कैपिटल फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होते. मतलब अगर ये इकोनॉमी में एग्जिस्ट करेंगे तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा. स्टेज 1 and 3 of law of variable proportion are called as economic absurdity because we don't want to operate in that stage. Everyone. 68 some portion of fixed cost need to be incurred when operations are suspended, need not be incurred when operations are suspended. This is called as avoidable fixed cost होता है ये. I'll give you example, you'll understand. एडवर्टीजमेंट फिक्स कॉस्ट है बिकॉज वो प्रोडक्शन पे बेस्ड नहीं है. मगर कोरोना में मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा क्या? मेरा क्लासरूम ही बंद है, मैं किस बात का एडवर्टीजमेंट करूं? आप क्लासरूम का एग्जांपल मतलब मेरा धंधा बंद है, सोचो मैं ऐड क्यों करूं? तो ये कॉस्ट बन गया अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट. बट एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी, कुछ एम्प्लॉय निकाल देंगे, वो बन गया अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट. रेंट देना पड़ेगा, वो बन गया फिक्स कॉस्ट. कुछ रेंट निगोशिएट करके कम कर दिया, वो बन गया अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट. इलेक्ट्रिसिटी पहली बात तो एक फिक्स कॉस्ट है ही नहीं. सेमी वेरिएबल उसका आंसर ही नहीं है, तो कैसे जस्टिफाई कर रहे हो तुम? सेमी वेरिएबल उसका आंसर ही नहीं है बिकॉज अगर मेरा प्रोडक्शन बंद है तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ बच रही है, बट इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरिएबल कॉस्ट. आई टेल यू, प्रोडक्शन बंद है तो पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट ही सेव हो रहा है तुम्हारा. AFC सॉरी TVC इज जीरो विद जीरो आउटपुट. तो बोलने की जरूरत ही नहीं है उसके अंदर कि आउटपुट जीरो है, तो ये कॉस्ट तो वैसे भी जीरो है. समझे क्या कुछ? एवरीवन. मगर आउटपुट जीरो है मगर फिर भी फिक्स कॉस्ट लगता है. कुछ पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट तुम बचा सकते हो, उसको क्या बुलाओगे? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट. पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट अवॉइड हो जाता है रे, ऐसा आई एम सेइंग. पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट ही अवॉइड हो जाएगा अगर मेरे ऑपरेशन सस्पेंडेड रहेंगे तो. वो तो फिक्स कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल है.
अगर मेरा प्रोडक्शन बंद है मगर फिर भी मुझे फिक्स्ड मीटर चार्जेस के तौर पे 500 रुपये 800 रुपये जो बिल आता है वो फिक्स है, उसके आगे अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊं तो वो कॉस्ट बढ़ेगा, ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल हो गया, करेक्ट। बट जो कॉस्ट तुम ऑपरेशन सस्पेंड होने के वक्त बचा सकते हो उस कॉस्ट को क्या बुलाएंगे? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। हु इज द चेयरमैन ऑफ एनटीपीसी? Gurdeep Singh. That was written in your summary notes also. I wanted you guys to read the summary notes properly. In short, जो मैंने आपको ग्रुप पे सेंड किए थे, याद है ना? हाँ. Promissory note issued by companies or government to its buyers is called as bond. ये तो याद भी हो गया होगा आपको. Nothing. कुछ नहीं होता. अल्फा बीटा ये कोई संबंध भी नहीं है इसके साथ, promissory note के साथ. mu of A divided by mu of B, then it is marginal rate of substitution of A for B. mu of A upon mu of B is A for B. When industry is dominated by one large firm, it is called as partial oligopoly, जहां पे उसके पास majority of the stake है. He is generally price leader in that case. If the price of ice cream and chocolate are 40 and 30 respectively, the mu of chocolate is 150, the mu of ice cream, assuming that the consumer is in equilibrium, should be 200. All of you? कुछ नहीं करना है आपको. mu of x upon p of x is equal to mu of y upon p of y. Just be careful about ice cream and chocolate. बराबर से किसका प्राइस ले रहे हो, किसका ये ले रहे हो, बराबर से करना पड़ेगा, बाकी कोई टेंशन नहीं. 74. If the elasticity of demand for a commodity is perfectly inelastic, then which of the following is incorrect? D. The commodity must have many substitute. No. When the commodity has many substitute, the elasticity is also high. Invention and innovation leads to both A and B. It increases the supply quantity of new product. It reduces the supply quantity of product that are displaced. What is the meaning of displaced? जो जूनियर हो गए उसकी जगह लेटेस्ट कुछ आ गया तो वो डिसकंटिन्यू हो गए, धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो गए. जैसे टाइपराइटर्स आर डिस्प्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स. समझे क्या? इकोनॉमिक प्रॉफिट 76. इकोनॉमिक प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल ऑफ द अबव. प्योर प्रॉफिट बोलते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं. समझा क्यों? समझा क्यों? इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब आपके ऑलरेडी नॉर्मल प्रॉफिट में नॉर्मल कॉस्ट आ चुका है, जो कि आपका मतलब आपके टोटल कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है. उसके बावजूद आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपका अबनॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड हो गया उसमें. गॉट इट? नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज रिलेटेड टू लॉन्ग पीरियड. एवरीबडी, क्योंकि स्केल बोला तो यू आर चेंजिंग ऑल द 4 फैक्टर्स. Cost of production incurred by individual firm is private cost. Everybody? And 79th, dash represents all external forces. Business environment. Everybody? याद ही हो गया होगा definition आपको. 80. The network of organizations necessary to carry goods and services from the manufacturer to the consumer is called as distribution channel. Human capital refers to human skills and ability which you cannot see but you have to feel. Loyalty वगैरह भी उसी में आता है. 82. During the phase of trough of business cycle, the growth rate becomes negative क्योंकि वो सबसे नीचे होता है ना. MRS, marginal rate of substitution, indicates movement along an IC. because जब आप IC के 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हो तब तुम क्या करते हो? एक क्वांटिटी बढ़ाकर दूसरे का क्वांटिटी कम करते हो. इसी को तो MRS बोलते हैं ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. समझे? ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना. 84. An increase in the price will result in an increase in total revenue. अब रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर सोच के एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करो.
प्राइस इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज, मतलब इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 कहाँ आएगा? ऑप्शन में. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. करेक्ट एवरीबॉडी? Other things being equal, the supply decreases, quantity at the equilibrium price level decreases. तुमने डायग्राम ड्रॉ करके देख लिया? Yes. 86th. The production function specifies the dash quantities of various inputs that are required to yield a given quantity of output. Huh? Minimum. Everyone? Why minimum? Because production में हम यही चाहते हैं ना कि minimum input के साथ maximum output मिले. Yes or no? अब ये डेटा है जो यूज करना है और आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अबाउट डेटा इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, क्योंकि आप देखोगे तो आपका क्वांटिटी ऑफ आउटपुट 0 से 15 गया पहले, मतलब 15 का इंक्रीज था, फिर 15 से 35 मतलब 20 का इंक्रीज था, फिर 35 से 60 मतलब 25 का इंक्रीज था. तो आप देख रहे हो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहा है आपको. बराबर? नेक्स्ट, लॉन्ग रन, when there are infinite SACs, that is short run cost curves, LSC will be क्या in the long run when there are infinite SACs, मतलब बहुत से SACs है, the LSC will be dash. वाह वाह वाह, connecting the lowest point of each SAC, मतलब जबरदस्त. इससे बेहतर क्या कहाँ मिलेगा मुझे? ये मेरा LAC है आपके मुताबिक. SAC 1, SAC 2 ऐसा होता है. ऐसा होता है. लेफ्ट साइड टेंजेंसी, थोड़ा लेफ्ट साइड और टेंजेंसी, इधर आता है बॉटम लेवल टेंजेंसी. मेरे ड्राइंग की तरफ मत देखो, मुझे नहीं आता ड्राइंग. ठीक है, ये लेफ्ट साइड टेंजेंसी है, मतलब ये इधर लेफ्ट साइड टेंजेंट होके ये बॉटम लेवल नीचे आता है इधर कहीं तो भी, फिर ऊपर जाता है. ये लेफ्ट साइड टेंजेंट होते हैं ना, और इधर वाले जो है वो राइट साइड टेंजेंट रहते हैं. तो ये बॉटम लेवल इधर ही आ गया और उसके बाद ये इधर राइट साइड टेंजेंट हो रहे हैं. ये एक ही है जो ऑप्टिमम लेवल पे है, नीचे की तरफ सबसे बॉटम पे टेंजेंट. समझे क्या? इसलिए करेक्ट आंसर इज सी, स्मूथ कर्व सो एज टू बी टेंजेंट टू ईच एसएससी. बट टेंजेंसी लोएस्ट पे होना जरूरी नहीं है. लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड टेंजेंट रहेंगे, राइट साइड वाले राइट साइड रहेंगे, बीच वाला बराबर लोएस्ट पे रहेगा. मेरा टेक्स्ट बुक ओपन करके देख लो, चार्ट बुक ओपन करके देख लो, हर जगह वही दिखेगा आपको. हाँ हाँ. नेक्स्ट 89, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. ये तो आधी रात में याद हो गया अभी आपको. ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन. एनी टाइम मनी नहीं लिखा ना, पहला वाला अपने दिमाग में था, निकाल दिया ना वो अपन ने. हाँ. If Cobb-Douglas production function is given by this, there will be dash when A plus B is equal to dash. Increasing returns when A plus B is greater than 1, and decreasing return if it is there less than 1. If they are equal to 1, then it is constant returns. ये 3 summary point है उसके बस. ठीक है, क्वेश्चन में समझने लायक कुछ था ही नहीं. मैंने आपको सीधा बोला था मॉड्यूल में इससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स है, मॉड्यूल में इससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स है. ए और बी क्या होते हैं इधर? कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल. अगर ये दोनों मिलाकर इज इक्वल टू 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, जो कि बेसिक असम्पशन ऑफ कॉब-डुग्लास है. बट अगर A प्लस बी ग्रेटर देन 1 है, मतलब इनपुट जितने डाल रहे हो उससे ज्यादा आउटपुट मिलेगा, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ जाएगा. A प्लस बी लेस देन 1 है, मतलब इनपुट जितना डाल रहे हो उससे आउटपुट कम आएगा, तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं. 92, बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ बिजनेस साइकिल? रिकंस्ट्रक्शन. ऑफ कोर्स ये तो सबने करेक्ट सॉल्व किया रहेगा. हाँ, a point
above the price line will be dash beyond the reach of consumer. बराबर क्या? क्योंकि वो प्राइस लाइन से बाहर है, अबव है, तो वो बियॉन्ड रीच हो गया ना, क्योंकि प्राइस लाइन आपके बजट में कितना मिल सकता है वो दिखाता है. तो बियॉन्ड इज द करेक्ट आंसर 93 का. 94, if the coefficient of cross elasticity of demand of x for y is 3, it means x and y are substitute goods because पॉजिटिव है. ये पॉजिटिव है तो 3 पे ध्यान मत दो, ग्रेटर देन 1 वगैरह मत सोचो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव उतना ही सोचना होता है. ठीक है. 95, in production activity one of the ways of creating utility is farm utility. बाकी तो MUTU कुछ नहीं है भाई, वो तो यूटिलिटी के दो अलग अलग मेजरमेंट के लॉजिक से MUTU आता है. फार्म, प्लेस, वो सब टाइप्स थे क्रिएशन के. बराबर. 96, अच्छा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव क्लिक करने वाले कितने लोग थे? ऑल ऑफ द अबव टिक करने वाला कोई था क्या इधर? नहीं ना. 96, introduction of new product with added feature in the market is known as product innovation, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट में नया कुछ ला रहे हो. बाकी के नहीं, वो कुछ भी नहीं रहता है. ऑप्शंस में तुम ऐसा मत सोचो कि तुमको यूजफुल ऑप्शंस मिलेंगे. प्रोसेस इनोवेशन आपको पता है वैसे भी, प्रोडक्ट इनोवेशन, ये दो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट 97, external economy can be achieved through extension of transport and transport credit facility. ये इंडस्ट्री जब ओवरऑल डेवलप होता है तब होता है, तो वो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का पार्ट था. नेक्स्ट 98, LAC least cost combination for an appropriate output level. This statement is true because LAC के अंदर क्या होता है, लीस्ट कॉस्ट लेवल समझते हैं हमको, कितना आउटपुट लेवल पे अपने को क्या प्रोड्यूस करना है. जैसे अभी अपने ड्रॉ किया था SAC बॉटम टचिंग था, वो अपने को LAC पे समझा था ना. 99, वेरी इजी क्वेश्चन. अंडर SWOT एनालिसिस स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म डज नॉट रेफर टू फेवरेबल मार्केट. फेवरेबल मार्केट, बाकी उसके स्ट्रेंथ में उसके एडवांटेज एंजॉयड बाय द एम्प्लॉइज भी आता है, जो कि उनके लॉयल्टी वगैरह होता है. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स आता है, उनके पास अगर अबंडेंट रिसोर्स अवेलेबल रहेगा, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब दूसरे के पास नहीं मगर तुम्हारे पास वो चीज है, तो उसे भी हम अपना स्ट्रेंथ बुलाएंगे. मगर फेवरेबल मार्केट ये तो एनवायरमेंट का पार्ट हो गया ना. समझा क्या? लास्ट फाइनल 100th, सेकेंडरी प्रोटेक्शन sometimes required by the bank and intended to guarantee a borrower's performance on the debt obligation is called collateral security. मतलब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेन बोरोर का अगर खाता डूबित हो गया, NPA हो गया, तो उससे रिकवरी नहीं हो पाएगी. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, वन इज प्राइमरी जो मेन है, और ये दूसरा सेकेंडरी जिसको कोलैटरल बोलते हैं. I hope the discussion was useful to all of you. I wish you all the best for the last test. And जैसे हम लोग ये टेस्ट के डिस्कशंस कर रहे हैं, लास्ट टेस्ट का भी डिस्कशन होगा. Thank you very much. See you.